मेरा एक सवाल है, यदि कठिनाई का यह 7वां स्तर मेरी रैंकिंग के लिए उपयुक्त नहीं है तो क्या होगा? उपयाजक वरिष्ठ प्रशिक्षु ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी और कहा, आप ये पूछते हैं, लेकिन आपको अंदर रहने की जरूरत नहीं है। बर्फीले तालाब में कपकपा देने वाली ठंड फैली हुई है। यदि आप 1/4 घंटे के लिए अंदर जाएंगे तो आप अकड़कर जम जाएंगे। आराम करने के लिए बाहर आना भी सामान्य है। कनिष्ठ प्रशिक्षु लिन आप अंदर गए और बाहर नहीं आए। हालांकि यह प्रभावशाली है कि आप अंदर बने रहे, कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपने शरीर के स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाएं। आपकी सलाह के लिए वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को धन्यवाद। मुझे वास्तव में खुद को अंदर से सहारा देने में कुछ समस्याएं थीं। लिन मिंग ने लापरवाही से लापरवाह स्वर में कहा, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम जी डोंग है। 2 साल पहले मैं 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का शिष्य भी था। मैंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, लेकिन उसके बाद मैं एक उपयाजक बनने के लिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में रहा। जूनियर अप्रेंटिस भाई, इतनी कम उम्र में आप में इतनी ताकत है। वाकई भविष्य में आप में असीम संभावनाएं हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु, हालांकि मुझे कुछ हद तक मूर्ख माना जाता है, लेकिन मेरे पास खेती करने का कुछ संचित अनुभव और ज्ञान है। यदि बाद में जूनियर अप्रेंटिस भाई के पास कोई प्रश्न या अस्पष्ट क्षेत्र हो, तो बेझिझक मुझसे पूछें। जी डोंग की खेती बोन फोजिंग के चरम पर रुक गई थी। पल्स कंडेंसेशन अवधि के मार्शल कलाकारों के लिए, जब तक वे स्काई फॉर्चून किंगडम की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने के इच्छुक थे, उन्हें एक उपाधि दी जाएगी। स्वाभाविक रूप से वे यहां उपयाजक बनने के लिए नहीं रहेंगे। जी डोंग ने पहले ही लिन मिंग का नाम सुना था, और अब जब वह उससे मिला, तो उसने देखा कि इस युवक की ताकत अफवाहों के अनुसार थी। हालांकि लिन मिंग की प्रतिभा को सामान्य बताया गया था, जी डोंग का मानना था कि लिन मिंग ने 15 साल की उम्र में ऐसे चमत्कार किए, तो वह निश्चित रूप से भविष्य में फिर से ऐसा करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार इससे उसके मन में लिन मिंग से दोस्ती करने की इच्छा पैदा हुई। धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, लिन मिंग ने विनम्रतापूर्वक कुछ शब्द कहे, और फिर खुद को माफ कर दिया और चला गया। दिन ढलने लगा था। लिन मिंग अपने आवास पर लौटने के बाद, उन्होंने भाला, पेनिट्रेटिंग रेनबो पकड़ लिया, और सीधे मार्शल आर्ट रूम की ओर गोली चला दी। उसे दिन की फसल पचानी थी। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में दिन उबाऊ और संतुष्टिदायक थे। हर सुबह लिन मिंग सूर्योदय से पहले उठते थे और अपने बिस्तर से बाहर निकलते थे। वह अकेले आंगन में बैठते और सुबह की शुद्ध हवा में सांस लेते। अपने शरीर की स्थिति और दिमाग को खाली अवस्था में समायोजित करने के बाद, वह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के रेशम की तरह प्रवाह की खेती करना शुरू कर देंगे। बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट के साथ एकीकृत होने के बाद, लिन मिंग मार्शल कौशल की तुलना अपने दिमाग में यादों से करेंगे। उन्होंने इस सच्चे सार के अद्भुत कंपन की अधिकाधिक खोज की। ये केवल शक्ति का उपयोग करने का एक सरल तरीका नहीं था। एक तरह से इसे अचानक ज्ञानोदय की स्थिति के साथ अनुकूल तुलना कहा जा सकता है। यदि वह इस सीमा को समझने में सक्षम हो जाता, तो इससे उसका लाभ असीमित होता। लिन मिंग अक्सर पूरी सुबह इसी तरह बैठी रहती थी। वह न खाएगा, न पिएगा, न आधा कदम भी हिलेगा। शाम को वह थोड़ा खाता और थोड़ा आराम करता, और फिर बर्फीले पानी में अपने शरीर को तरोताजा करने के लिए बर्फीले तालाब झरने की ओर चला जाता। लिन मिंग महीने में केवल 24 घंटे ही हत्या क्षेत्र में खेती कर सकते थे। इन 24 घंटों का एक एक मिनट कीमती था। समय बचाने के लिए लिन मिंग ने बाहर आने से पहले बर्फीले तालाब झरने में केवल आधा घंटा बिताया। लेकिन लिन मिंग के लिए आधा घंटा भी एक बहुत बड़ा लाभ था। रात के दौरान लिन मिंग अपने औषधीय शिलालेख प्रतीक का अभ्यास करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हालांकि लिन मिंग के पास खेती और अभ्यास करने के लिए अधिक विकल्प थे, लेकिन उन्हें अपने शिलालेख प्रतीक का अभ्यास करने का समय कम हो गया था। हालांकि क्योंकि लिन मिंग ने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की परफेक्ट पहली परत हासिल कर ली थी, इसलिए उनकी सुधार की दर बहुत धीमी नहीं हुई थी।
औषधीय शिलालेख प्रतीक का अभ्यास करने की प्रक्रिया में लिन मिंग ने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला का भी अभ्यास किया। सच्चे सार पत्थरों की खपत बहुत तेज थी। हर दिन उसे कम से कम एक ट्रू एसेंस स्टोन का सेवन करना होगा। लिन मिंग ने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में अपने 10वें दिन में प्रवेश किया। देर रात जब झुओ पर्वत के आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे तो गहरी शांति छा गई। लिन मिंग पीछे के पहाड़ों में एक लॉग केबिन में बैठा था। उसकी उंगलियां ऐसे चल रही थी मानो वे हवा में एक सुंदर धुन बजा रही हों। जैसे जैसे वे तैरते और एक दूसरे पर चढ़ते गए, प्रत्येक गति ने एक रंगीन शिलालेख प्रतीक का निर्माण किया। इन पिछले 10 दिनों के भीतर बार बार अनगिनत हार झेलने के बाद लिन मिंग ने अंततः त्रुटि दर को 31% तक कम कर दिया था। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की परफेक्ट पहली परत से अपने असली सार में वृद्धि के साथ लिन मिंग औषधीय शिलालेख प्रतीक को तैयार करने में लगने वाले समय का समर्थन करने में मुश्किल से सक्षम थे। चूंकि प्रत्येक सामग्री को लिन मिंग के वास्तविक सार द्वारा हवा में उड़ते हुए खींचा गया था, उन्हें उसकी आत्मा की शक्ति के प्रभाव में एक साथ निर्देशित किया गया था, जहां उन्होंने चमकदार रेखाएं और प्रतीक बनाए थे। लिन मिंग का माथा धीरे धीरे पसीने की बूंदों से ढक गया, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति ने धीरे धीरे एक उत्साहित रंग प्रकट किया। चौथे स्तर के शातिर जानवरों का खून, अंतिम शिलालेख प्रतीक, पूरा हुआ। आखिरकार मैंने इसे पूरा कर लिया। जिस क्षण लिन मिंग ने अपना असली सार वापस ले लिया, एक फ्लैश हुआ। कई दर्जन तैरते हुए शिलालेख प्रतीक और रेखाएं हवा में एक दूसरे से परावर्तित होते हुए प्रकाश से चमकते थे और अंत में एक शानदार लौ छवि में संघनित हो जाते थे। ये लोअर स्पिरिट कंस्ट्रक्शन सिंबल था। अंततः यह खत्म हो गया। लिन मिंग ने प्रतीक कागज का एक टुकड़ा लिया और औषधीय प्रतीक को प्रतीक कागज पर अंकित कर दिया। इस छोटी सी चीज के लिए लिन मिंग ने बहुत सारा समय और पैसा खर्च किया था। जब सब कुछ पूरा हो गया तो लिन मिंग ने कृतज्ञतापूर्वक प्रतीक कागज की वह छोटी सी पर्ची ली और उसकी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया। उन्हें पूर्ण संतुष्टि की अपार अनुभूति हुई। वह कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था जब तक उन 2 शीर्ष गुणवत्ता वाली गोलियों में से किसी एक पर इस औषधीय शिलालेख प्रतीक का उपयोग किया जाता है, उनकी प्रभावकारिता कई गुना बढ़ जाएगी। वे 2 गोलियां मूल रूप से उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं थीं जिनका कोई बाजार मूल्य नहीं था। इसकी प्रभावकारिता को कई गुना बढ़ाना किस प्रकार की अवधारणा थी? शायद अब 7 गहरी घाटियां भी इसे बहुमूल्य मानेंगी। ये जानना होगा कि किसी गोली की प्रभावकारिता दोगुनी होने के बाद उस गोली का मूल्य 10 गुना या कई 10 गुना तक बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी कोई मार्शल आर्टिस्ट गोली लेता था तो उसके शरीर में प्रतिरोध बढ़ जाता था। उदाहरण के लिए, जब लिन मिंग ने गोल्डन डियर गोली ली थी तो सबसे पहले जो उसने खाई थी उसका सबसे अच्छा प्रभाव था। दूसरी गोल्डन डियर गोली का प्रभाव पहली गोली से केवल आधा था और तीसरी गोली का प्रभाव दूसरी से आधा ही था। इसलिए भले ही लिन मिंग अमीर थे, उन्होंने केवल 6 गोल्डन डियर पिल्स खरीदी थीं, 3 उसके लिए और 3 लिन जियाओडोग के लिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार जब उसके पास बहुत अधिक मात्रा होगी तो प्रभाव नगण्य होगा और हो सकता है कि कोई प्रभाव न भी हो। भले ही उसने 10,000 भी खा लिए हों, लेकिन आखिरी 9,999 गोलियां मिलकर पहली से कमतर होंगी। गोल्डन स्नेक स्कारलेट पिल और क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मेरो पिल भी ऐसी ही थीं। लेकिन अगर किसी गोली की प्रभावकारिता दोगुनी हो जाती है तो उसका ग्रेड भी बढ़ा दिया जाएगा और यह उच्च श्रेणी की गोली लेने के समान होगा। इसका प्रभाव मूल से कई गुना बढ़ जाएगा। इन सच्चाइयों को समझते हुए लिन मिंग स्वाभाविक रूप से अपने दिल में उत्साहित थे, लेकिन उन्होंने तुरंत इस औषधीय शिलालेख प्रतीक का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने इसे दूर रख दिया, फिर अच्छे से गहरा स्नान किया। बाद में वह ध्यान में बैठे और सांस ली, अपने शरीर की सभी छोटी इकाइयों की सांस को समायोजित किया और अपनी मानसिक स्थिति को उसके शीर्ष रूप में समायोजित किया।
लिन मिंग इस बात पर बहुत स्पष्ट थे कि क्या होगा। यदि उसने ये गोली खा ली तो उसे निश्चित रूप से अगले चरण विसरा प्रशिक्षण में सफलता मिलेगी। यह एक बहुत बड़ी घटना थी और अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो उसके आंतरिक अंगों को नुकसान होता। लेकिन इस गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल की प्रभावकारिता कई गुना बढ़ गई थी। यह एक वास्तविक, खतरनाक रूप से शक्तिशाली दवा बन गई थी। एक बार कुछ गलत हो गया तो उसका शरीर गोली के चरम प्रभाव का सामना करने में सक्षम नहीं होगा और उसके अंग फट जाएंगे और वह मर जाएगा। इसलिए गोली लेने से पहले लिन मिंग को यह गारंटी देनी थी कि उसका दिमाग और शरीर सबसे अच्छी स्थिति में है, यहां तक कि छोटी सी भी खामी के बिना। लिन मिंग ने आधे घंटे तक पूरी सांस लेने का अभ्यास किया, फिर एक सच्चा सार पत्थर उठाया और ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की सही पहली परत को घुमाया, जिससे उनके शरीर का असली सार धीरे धीरे बहाल हो गया और चरम स्थिति में वापस आ गया। सभी स्थितियां अपने चरम पर पहुंचने के बाद लिन मिंग ने सुनने के लिए अपने कान खड़े किए। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला का अभ्यास करने के बाद लिन मिंग की गहरी धारणा कई गुना बढ़ गई थी। अब काफी रात हो चुकी थी और सब शांत था। 100 फीट के दायरे में उसे कीड़ों की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। यह निर्धारित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं छिपा है, लिन मिंग ने लोअर स्पिरिट कंस्ट्रक्शन सिंबल के साथ गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली ली। क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल कहीं अधिक दुर्जय है। यदि इसकी प्रभावकारिता कई गुना बढ़ जाती है तो मैं इसके प्रभावों का सामना नहीं कर पाऊंगा। मैं इस गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल से शुरुआत करूंगा। अध्याय 73 आंत प्रशिक्षण का समय। अध्याय का शीर्षक बिगाड़ने वाला है। इसे अभी पढ़ने के लिए हाईलाइट करें या नीचे देखें। लिन मिंग ने एक गहरी सांस ली और फिर लोअर स्पिरिट कंस्ट्रक्शन सिंबल को अपने हाथों में तोड़ लिया। उस समय अंधेरे कमरे में ज्योति के प्रतीक के रूप में प्रकाश की एक किरण जगमगा उठी। गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल के चारों ओर लपटों की एक माला लिपटी हुई थी और यह पलक झपकने तक जारी रही, इससे पहले कि यह अंततः आग की सुंदर रेखाओं में बदल गई और सुनहरे लाल रंग की गोली पर एक छोटी लौ ब्रांड बन गई। थोड़ी देर के लिए प्रकाश की तेज चमक ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया और अंततः कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। हो गया। लिन मिंग ने धीरे से गोली उठाई और अपने मुंह में रखी, फिर निगल ली। इतनी गुणकारी और खतरनाक गोली को खाने के बाद गोल्डन डियर पिल्स की तरह आराम पाना नामुमकिन था। दवा का प्रभाव अचानक उसके शरीर में उछलेगा और एक हिंसक, भयंकर तूफान की तरह उस पर हमला करेगा। यह पूरी तरह से दर्दनाक प्रक्रिया थी जिसके लिए लिन मिंग ने मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी की थी। गोली बर्फ के टुकड़े की तरह ठंडी थी क्योंकि यह आसानी से उसके गले से नीचे पेट में चली गई। वहां ये चुपचाप, बिना कुछ घटित हुए, शांत हो गया। लिन मिंग को पता था कि ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि गोली पिघली नहीं थी। उन्होंने चुपचाप ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को अपने शरीर में घुमाया। 1/4 घंटे के बाद लिन मिंग का शरीर ठंडा होने लगा और एक ठंडी धारा उसके रक्त में परिवर्तित हो गई और उसके रक्त प्रवाह के साथ उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसका शरीर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वह 7 प्रमुख हथियारों के बर्फीले तालाब झरने में खो गया हो। गहरी आर्कटिक ठंड उसके शरीर की सभी दिशाओं में फैल गई। लिन मिंग के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था और उसकी बाहों और कंधों से होकर बह रहा था। यह ऐसा था मानो लिन मिंग का शरीर रिसता हुआ पानी का थैला बन गया हो। गोल्डन स्कारलेट सांप एक ठंडे खून वाला जानवर था। इसकी प्रकृति अत्यधिक ठंडे तत्वों की थी और सांप का पित्ताशय वह था जहां से यह सारी ठंडी ठंडी हवा उसके शरीर में एकत्रित होती थी। इस सांप पित्ताशय से बनी गोली से खेती करने का मतलब एक अतुलनीय तीव्र ठंडी ठंड महसूस करना था। अपने शरीर में इस सर्द ठंड को दबाने के लिए लिन मिंग ने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को फिर से घूमना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा लगा जैसे उसका असली सार जम गया हो और उसका पूरा शरीर ठंडी कपकपी से कांप रहा था।
और उसकी साधना कला का संचालन काफी धीमा हो गया था। बर्फीले तालाब झरने पर लिन मिंग ने महसूस किया था कि बर्फीले तालाब की सुन्न करने वाली ठंड उसके छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर रही है और उसके शरीर में प्रवेश कर रही है, लेकिन ये गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली सीधे खा ली गई थी। ठंडी ऊर्जा उसके अंदर पिघल गई और यहां तक कि उसकी मज्जा में भी प्रवाहित हो गई। यदि यह एक सामान्य गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली होती तो लिन मिंग अपने गाढ़े और गहरे सच्चे सार के साथ इस हड्डी को भेदने वाली ठंड का आसानी से विरोध करने में सक्षम होता। हालांकि लिन मिंग ने इस गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली की प्रभावकारिता को कई गुना बढ़ाने के लिए लोअर स्पिरिट कंस्ट्रक्शन सिंबल का इस्तेमाल किया था। यदि इस खेती वाले किसी अन्य मार्शल आर्टिस्ट ने इसे खाया होता तो संभवतः उनका खून जमने से पहले ही मर गया होता। ऐसे शक्तिशाली दुष्प्रभावों का सामना करते हुए, यहां तक कि लिन मिंग की आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ इच्छाशक्ति के बावजूद उसके लिए इसका विरोध करना कठिन था। यदि सच्चा सार पाइप से बहने वाले पानी की तरह था, तो यह कपकपा देने वाली ठंड उस पानी को जमा रही थी। सत तत्व का संचार सर्वत्र अवरुद्ध हो गया। इस पर लिन मिंग का मन स्पष्ट था। यदि वह अपने पूरे शरीर में सच्चे सार का प्रवाह नहीं कर सका, तो उसके शरीर के कुछ हिस्से जम जाएंगे और वे नेक्रोटाइज और सड़ने लगेंगे। हालांकि लिन मिंग अपने शरीर के अधिकांश हिस्से को सच्चे सार के साथ बचाने में सक्षम था। अगर उसके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा भी ठंड से नष्ट हो गया, तो यह गोली की प्रभावकारिता की बर्बादी होगी। इतना ही नहीं, बल्कि अगर उन चोटों के साथ भले ही वह स्थायी रूप से दुर्बल करने वाली विकलांगता को रोकने में कामयाब हो जाए, तो भी उसे अपने शरीर को फिर से सच्चे सार के साथ संयमित करने की आवश्यकता होगी और भारी मात्रा में समय बर्बाद होगा। ये सोचते हुए लिन मिंग ने अपने दांत भींच लिए और अपने पूरे शरीर में कंपन करने के लिए अपने वास्तविक सार को बलपूर्वक उत्तेजित किया। अपने पूरे शरीर में सच्चे सार के कंपन के साथ वह कपकपा देने वाली ठंड को तोड़ देगा जिसने उसके शरीर में सच्चे सार के प्रवाह को रोक दिया था। मूल रूप से लिन मिंग ने सोचा था कि उनका पूरा शरीर पीड़ादायक दर्द में होगा और वह ऐसी स्थिति में होंगे जहां उन्हें अपने शरीर की सभी छोटी इकाइयों को वास्तविक सार प्रतिध्वनि प्राप्त करने के लिए अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करने और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी। हालांकि लिन मिंग ने नहीं सोचा था कि इस समय वह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के रेशम की तरह प्रवाह की उस मायावी स्थिति में आसानी से प्रवेश कर जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ठंडी ठंड उसके मज्जा में प्रवेश कर गई थी और लिन मिंग के शरीर की सभी अनगिनत छोटी इकाइयों को ठंडी ऊर्जा के इस आक्रमण का अनायास विरोध करना पड़ा। साथ में उन्होंने एक साझा दुश्मन के प्रति नफरत साझा की। इस गोली को तोड़ने पर मेरे शरीर में वास्तव में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। लिन मिंग इस बारे में खुश होने के लिए बहुत व्यस्त थी। उसने अपने शरीर में जमा हुई बर्फीली ठंड को दूर करने के लिए अपने वास्तविक सार का आग्रह करना शुरू कर दिया। साथ ही उसके शरीर की ये छोटी इकाइयां भी स्वतंत्र रूप से सच्चे सार को अवशोषित करने लगी और उसके शरीर को संयमित करने लगी। यह बदलाव न केवल उसकी मांसपेशियों की सतह पर था, बल्कि उसके अंगों में भी था। सच्चा सार विसरा प्रशिक्षण। लिन मिंग ने पहले ही शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण की दहलीज को छू लिया था, लेकिन इस गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली लेने के बाद लिन मिंग अंततः वह अंतिम कदम उठाने में सक्षम हो गए और आधिकारिक तौर पर शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में प्रवेश कर गए। शारीरिक प्रशिक्षण के तीसरे चरण में सच्चा सार अंगों को संयमित करेगा और उनकी रक्षा करेगा। किसी की लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, और इतना ही नहीं, बल्कि एक मार्शल कलाकार के आंतरिक अंग सच्चे सार से सिक्त हो जाएंगे। हृदय और फेफड़े मजबूत होंगे और रक्त और जीवन शक्ति समृद्ध होगी। सांसें लंबी होंगी और सहनशक्ति बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे समृद्ध रक्त की सिंचाई के तहत मांसपेशियों के साथ व्यक्ति की ताकत भी धीरे धीरे बढ़ेगी। विसरा प्रशिक्षण में सफलता के बाद सच्चा सार उसके आंतरिक अंगों में जाना शुरू हुआ। उसी समय लिन मिंग ने महसूस किया कि उस पर दबाव कम हो गया है।
उसके वास्तविक सार के संचरण पर ठंडी ऊर्जाओं की बाधा भी एक एक करके टूट गई थी। उसके शरीर के भीतर की ठंडी, कंपा देने वाली ऊर्जाएं बिखर गईं और उसने खुद को संयमित करने के लिए अवशोषित कर लिया। इस समय लिन मिंग अपने शरीर पर ठंडी हवा के हमले से बच गया था। गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल की प्रभावकारिता पूरी तरह से अवशोषित हो गई थी। एकमात्र कदम समेकन प्रक्रिया बाकी थी। लगभग 2 घंटे के बाद लिन मिंग ने अपनी दोनों आंखें खोलीं। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन क्योंकि यह सांस बहुत ठंडी थी, जैसे ही उसने बाहरी हवा को छुआ, उसने तुरंत हवा में मौजूद पानी की नमी को सफेद कोहरे में बदल दिया। लिन मिंग की इस एक सांस ने अप्रत्याशित रूप से हवा में एक सीधा, गैसयुक्त तीर बना दिया था जो 5 से 6 फीट तक फैला हुआ था। सांस लेना सांप के समान था, सांस छोड़ना तीर के समान था। यह बिल्कुल विसरा ट्रेनिंग का संकेत था। हालांकि सभी विसरा प्रशिक्षण मार्शल आर्टिस्ट इस चरण को हासिल नहीं कर सके। कुछ मार्शल कलाकारों का विसरा प्रशिक्षण संपूर्ण या पूर्ण नहीं था, और उनका असली सार केवल उनके शरीर के आंतरिक अंगों के एक छोटे से हिस्से को कवर करता था, या यहां तक कि केवल उनकी सतह पर भी हो सकता है, और पूरे में नहीं। इन जैसे मार्शल कलाकारों के साथ, भले ही वे विसरा प्रशिक्षण चरण में भी थे, उनकी ताकत उन लोगों की तुलना में बहुत कमजोर थी जिनकी विसरा प्रशिक्षण पूरी हो चुकी थी। शक्ति प्रशिक्षण, मांस प्रशिक्षण, आंत प्रशिक्षण, मांसपेशियों में परिवर्तन, अस्थि फोजिंग, नाड़ी संघनन, ये 6 चरण उनके आगे के हर कदम की नींव का आधार थे, और इन्हें क्रमबद्ध तरीके से चरण दर चरण किया जाना था। एक सादृश्य बनाते हुए, यदि एक मार्शल कलाकार का मांस प्रशिक्षण संपूर्ण और संपूर्ण नहीं था, और तब उनकी मांसपेशियों की सतह पर वास्तविक सार सीमित होगा। यह सीमित सच्चा सार एक बड़ी कमजोरी और दोष होगा जो विसरा प्रशिक्षण में भविष्य में और भी अधिक समस्याएं पैदा करेगा। परिणामस्वरूप, प्रत्येक चरण पर प्रत्येक गलती के साथ, यह बदतर और बदतर होता जाएगा, और अंततः पल्स संक्षेपण अवधि में कदम रखना असंभव होगा। यही मूल कारण था कि स्काई फॉर्चून किंगडम के अधिकांश मार्शल कलाकार अपने पूरे जीवन में पल्स कंडेंसेशन अवधि प्राप्त करने में असमर्थ थे। इसलिए स्काई फॉर्चून किंगडम के मार्शल कलाकारों के साथ, भले ही वे एक ही मंच पर हों, उनकी व्यक्तिगत शक्तियों के बीच भारी असमानताएं होंगी। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के शिष्यों के लिए इन चुनौतियों से पार पाना कोई असामान्य घटना नहीं थी। यदि इसके बजाय आप ऐसा नहीं कर सके, तो यह बहुत निराशाजनक था। शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में पहुंचने के बाद 7 दिनों तक लिन मिंग कहीं नहीं गई। वह गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली के बचे हुए प्रभावों को पचाने और अपनी खेती को मजबूत करने के लिए अपने आवास में रुके थे। इस समय के दौरान लिन मिंग ने अपने शेष सभी 10 सच्चे सार पत्थरों को पूरी तरह और सफाई से भस्म कर दिया था। इन असली सार पत्थरों को देखकर, जो पूरी तरह से अपनी चमक खो चुके थे, लिन मिंग ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और अपना सिर हिला दिया। उसे डर था कि इन चीजों की उसे हजारों नहीं तो सैकड़ों की जरूरत होगी, और शायद वह भी पर्याप्त न हो। यदि वह मार्शल आर्ट के उच्च स्तर तक तेजी से पहुंचना चाहता था, तो ये सच्चे सार पत्थर आवश्यक थे। लेकिन अगर वह अधिक सच्चे सार वाले पत्थरों का आदान प्रदान करना चाहता है, तो उसे अविश्वसनीय रूप से भारी मात्रा में सोने की आवश्यकता होगी। संभवतः ओवरवेलमिंग ऋण शिलालेख बेचकर इतना सोना प्राप्त करने का यह एक निरर्थक प्रयास था। झांग कैंग के साथ मैच की तारीख करीब आती जा रही है। मुझे आश्चर्य है कि मेरी शक्ति कितनी बढ़ गई है। मैं रैंकिंग स्टोन पर कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं। लिन मिंग 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन में अगले रैंकिंग युद्ध की हल्की फुल्की आशंका जता रहे थे। अब उसके पास अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए वह केवल ताकत मापने वाले कमरे में ही जा सकता था।